नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। स्वागत करती हूँ आपका आज के नए पॉडकास्ट पे, जिसमें हम मानसिक जालों यानी कि माइंड ट्रैप्स के बारे में विचार विमर्श करेंगे। हम आज के पॉडकास्ट में सामान्य मानसिक जालों का खुलासा करेंगे जो हमारे विचारों, क्रियाओं और जीवन के परिणामों को बिना हमारी जानकारी के आकार देते हैं। परफेक्शनिज्म से लेकर दोषारोपण तक यह मानसिक जाल हमें निराशा, आत्मसंदेह और अवसरों की कमी के चक्र में फंसा देते हैं। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि जब आप इन जालों को पहचान लेते हैं तो आप इनसे बाहर निकल सकते हैं और एक सशक्त और सफल जीवन जी सकते हैं। आपको प्रत्येक मानसिक जाल से परिचित कराएंगे और आपको इससे बाहर निकालने के लिए व्यवहारिक समाधान भी प्रदान करेंगे। तो तैयार हैं आप मानसिक जालों से बाहर निकलने के लिए? तो चलिए हम शुरू करते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग यानी सब कुछ या कुछ नहीं सोचना। जब हम किसी चीज को केवल दो हिस्सों में बांटकर देखते हैं, या तो वह पूरी तरह अच्छी है या पूरी तरह बुरी, तो इसे सब या कुछ भी नहीं सोच कहा जाता है। इस सोच में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। यह सोच हमारी मानसिक शांति को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक छात्र परीक्षा में फेल हो गया। अब वह सोचता है अगर मैं एक बार फेल हो गया तो इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से बेकार हूँ, जबकि असलियत यह है कि एक बार फेल होना केवल एक अनुभव है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह छात्र बेकार है। लेकिन जब हम इस तरह की कट्टर सोच अपनाते हैं तो हम खुद को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। यह सोच हमें हर बात में परफेक्शन की उम्मीद दिलाती है, और अगर वैसा नहीं हो पाता तो हम खुद को पूरी तरह नाकाम मान लेते हैं। जैसे कोई इंसान अगर एक दिन डाइट फॉलो नहीं कर पाया तो वह सोच सकता है कि अब सब बेकार हो गया और उसे आगे कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, जबकि एक दिन की चूक से कुछ नहीं बिगड़ता। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसीलिए सब या कुछ नहीं सोच से बाहर आना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में कई रंग होते हैं, सिर्फ काला और सफेद नहीं। हर गलती एक सीख होती है और हर प्रयास हमें बेहतर बनने का मौका देता है। ओवर जनरलाइजेशन यानी अति सामान्यीकरण। जब हम किसी एक बुरे अनुभव के आधार पर पूरी जिंदगी के बारे में नकारात्मक निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो इसे अति सामान्यीकरण कहा जाता है। यह सोच हमारी भावनाओं और आत्मविश्वास पर बहुत बुरा असर डालती है, क्योंकि हम एक घटना को पूरे जीवन की सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने दिल की बात किसी एक लड़की या लड़के से कही और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो पता है क्या सोचने लगता है कि अगर इस बार रिजेक्ट हुआ हूँ तो अब कोई भी मुझे पसंद करेगा ही नहीं। यह सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि एक व्यक्ति का इनकार पूरे संसार की सोच को नहीं दर्शाता। लेकिन फिर भी हमारा मन इसे एक नियम बना लेता है। ऐसी सोच की वजह से हम बार बार खुद को नीचा समझने लगते हैं और नए अनुभवों से डरने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर एक बार कोई काम नहीं हुआ तो वह कभी भी नहीं होगा। जैसे अगर किसी ने एक बार इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो वह मान लेता है कि वह कभी अच्छी नौकरी पा ही नहीं सकता। यह सोच हमें प्रयास करना ही छुड़वा देती है। असल में हर अनुभव अलग होता है और हर स्थिति नई संभावनाएं लेकर आती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन हर बार हारने का मतलब यह नहीं कि हम हमेशा हारेंगे। इसीलिए हमें एक घटना को पूरी जिंदगी पर लागू करने की बजाय उसे केवल एक अनुभव मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यही मानसिक शांति और आत्मविश्वास की कुंजी है। मेंटल फिल्टर यानी मानसिक फिल्टर का मतलब है कि हम किसी भी स्थिति में सिर्फ नकारात्मक बातों को ही देखना शुरू कर देते हैं और जो भी अच्छा होता है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे किसी ने हमें 10 अच्छी बातें कही, लेकिन अगर एक आलोचना कर दी तो हमारा ध्यान तो केवल उसी आलोचना पर अटक कर रह जाता है। हम बाकी तारीफें ही भूल जाते हैं। यह सोच बिल्कुल ऐसी है
जैसे किसी ने चश्मा पहन लिया हो जो सिर्फ बुराई ही दिखाता हो। हम अपने जीवन में कितनी भी अच्छी चीज़ें क्यों ना कर लें, अगर हमारा ध्यान सिर्फ गलतियों पर रहेगा तो हमें लगेगा कि हम कभी अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र 90 में से 80 नंबर लाता है लेकिन 10 नंबर की कमी पर ध्यान देता है तो सोचता है कि वो 10 नंबर क्यों कम रह गए, मैं फेल ही हो गया। वो 10 नंबर की कमी को फेल से तुलना करता है। तो यह मानसिक फिल्टर की सोच है। इस सोच का असर हमारे आत्मसम्मान और खुशी पर पड़ता है। हम खुद को नकारात्मक नज़र से देखने लगते हैं और दूसरों की छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारा भरोसा खुद पर से उठने लगता है और हम यह मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं। इससे बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि हम जानबूझकर अपनी अच्छाइयों को भी देखें, अपनी उपलब्धियों को याद करें और खुद की तारीफ़ करना सीखें। अगर कोई कमी है तो उसे सुधारने की कोशिश करें, लेकिन बाकी अच्छी बातों को नज़रअंदाज ना करें। जब हम संतुलित नज़र से ज़िंदगी को देखेंगे, मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे। डिसक्वालीफाइंग द पॉजिटिव यानी सकारात्मकता को नकारना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में हो रही अच्छी बातों को भी मान्यता नहीं देता और सिर्फ संयोग, भाग्य या बिना महत्व की चीज़ मानकर टाल देता है तो इसे सकारात्मकता को नकारना कहा जाता है। यह सोच भी हमारी मानसिकता को कमज़ोर बनाती है और हमें अंदर से निराश कर देती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को उसके काम के लिए बॉस ने तारीफ़ की, लेकिन वह व्यक्ति सोचता है कि बस वैसे ही कर रहे हैं, असल में मैंने कुछ खास नहीं किया है। या फिर किसी ने कहा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और जवाब में हम सोचते हैं कि नहीं, वे मुझे ठीक से जानते ही नहीं है। इस तरह की सोच में हम अपनी हर अच्छी बात को झूठा, दिखावटी या बिना मतलब का मान लेते हैं। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हम खुद की तारीफ को कभी स्वीकार ही नहीं करते। चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, हम खुद को कभी सफल महसूस ही नहीं करने देते, क्योंकि हम हर बार तो अपनी अच्छाइयों को अनदेखा कर रहे होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आत्मविश्वास गिरने लगता है और हम हमेशा खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। जबकि हकीकत यह है कि हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तारीफ, सरलता, प्यार, मेहनत का फल, यह सब हमारे प्रयासों का नतीजा ही तो होता है, न कि सिर्फ संयोग। इसीलिए हमें अपनी उपलब्धियों और सकारात्मक गुणों को स्वीकार करना होगा। जब हम खुद को पहचानना शुरू करेंगे तभी आत्मसम्मान और जीवन की खुशी बढ़ेगी। जंपिंग टू कंक्लूजन यानी जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। जब हम किसी भी स्थिति के बारे में बिना पूरी जानकारी या सबूत के ये मान लेते हैं कि कुछ गलत या बुरा ही होने वाला है तो इसे जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना कहा जाता है। यह सोच अक्सर चिंता, डर और असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है, क्योंकि हम वास्तविकता को जाने बिना ही मन में नकारात्मक कल्पनाएं बनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी दोस्त ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, हम तुरंत सोचने लगते हैं शायद वह मुझसे नाराज़ है या अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई, जबकि असली वजह कुछ और भी हो सकती है। वह व्यस्त हो सकता है, फ़ोन साइलेंट पर हो सकता है या बाद में कॉल बैक करने वाला हो, लेकिन हम बिना समझे, बिना सोचे बुरा मान लेते हैं और खुद ही दुखी हो जाते हैं। इस सोच की वजह से हम अक्सर खुद को तनाव में डाल लेते हैं और रिश्तों में भी दूरियां आने लगती हैं। हम दूसरों की भावनाओं, इरादों और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने लगते हैं, और वह भी बिना किसी ठोस आधार के। कभी कभी यह सोच हमें यह भी मानने पर मजबूर कर देती है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या वह ज़रूर मुझे नापसंद करता होगा, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। इससे बचने के लिए हमें हर स्थिति को तर्क और धैर्य से देखना ही चाहिए। बिना पूरी बात जाने अपने मन में नकारात्मक कहानी ना गढ़ें। अगर किसी बात को लेकर आपके मन में संदेह है तो स्पष्ट रूप से पूछ लें या शांत दिमाग से सोच लें। जब हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालते हैं तो जीवन आसान, शांत और बेहतर हो जाता है। माइंड रीडिंग यानी कि बिना किसी सबूत के या बातचीत के ये मान लेना कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, यह एक मानसिक आदत बन जाती है
जिसमें हम खुद ही दूसरों के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं और ज़्यादातर मामलों में नकारात्मक ही सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमसे मुस्कुराकर बात नहीं करता तो हम तुरंत सोचने लगते हैं शायद वे मुझे नापसंद करता होगा या मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, जबकि हकीकत में वह व्यक्ति अपने किसी निजी तनाव में हो सकता है या किसी और बात में उलझा हुआ हो सकता है, लेकिन हम बिना पूछे ही मन बना लेते हैं कि वह हमारे बारे में बुरा ही सोच रहा होगा। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपने रिश्तों को बिना वजह खराब कर लेते हैं। हम सामने वाले से खुलकर बात नहीं करते क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि वह हमें नापसंद करता है या हमें जज कर रहा है। इससे गलतफहमियां बढ़ती हैं और आत्मविश्वास कम होता है। धीरे धीरे हम दूसरों से दूरी बनाने लगते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकते जब तक सामने वाला खुद ना कहे कि उसके मन में क्या चल रहा है। हम केवल अनुमान ही तो लगा सकते हैं और अनुमान हमेशा तो सही नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर है कि अगर किसी की बात या व्यवहार को लेकर मन में कोई संदेह हो तो सीधे शांतिपूर्वक संवाद करें। इससे रिश्ते बेहतर बनेंगे और अनावश्यक मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी। फॉर्च्यून टेलिंग यानी भविष्यवाणी करना, यह एक ऐसी सोच है जिसमें हम यह मान लेते हैं कि भविष्य में कुछ बुरा ही होगा, वह भी बिना किसी ठोस सबूत के। यह सोच डर और चिंता से भरी होती है और इसका असर हमारे आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वह सोचने लगता है मैं तो ज़रूर ही फेल हो जाऊंगा या मुझे तो नौकरी मिलने वाली ही नहीं है, जबकि इंटरव्यू हुआ भी नहीं है, ना ही उसने खुद को साबित करने का मौका लिया है, फिर भी वह पहले से ही मान लेता है कि नतीजा नकारात्मक होगा। यह सोच उसे इतना डराती है कि वह या तो पूरी तरह तैयारी ही नहीं करता या इंटरव्यू में घबरा जाता है। ऐसी मानसिकता हमें प्रयास करने से भी रोक देती है। हम किसी नए मौके को अपनाने से पहले ही हार मान लेते हैं क्योंकि मन में यह पक्का विश्वास बन जाता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है या मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि भविष्य का कोई भी इंसान सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। हम सिर्फ अपनी मेहनत और सोच पर नियंत्रण रख सकते हैं। इस सोच से बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि हम भविष्य के बारे में कल्पनाएं करने की बजाय वर्तमान पर ध्यान दें। जो काम आज हमारे हाथ में है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। भविष्य क्या लाएगा यह हमारी सोच या डर से नहीं, हमारे आज के प्रयासों से तय होगा। जब हम आशावादी होकर सोचेंगे और बिना नकारात्मक कल्पनाओं के आगे बढ़ेंगे तब जिंदगी में नए अवसर खुलेंगे और डर की जगह उम्मीद ले लेगी। मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन यानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर या छोटा करके देखना। इस सोच में हम अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, जैसे कि उनसे बड़ा कोई अपराध ही नहीं हुआ हो, और अपनी अच्छाइयों या सफलता को इतना छोटा मानते हैं जैसे कि उनका कोई मूल्य ही ना हो। यह मानसिक आदत हमारे आत्मविश्वास को बहुत गहराई से प्रभावित करती है क्योंकि हम खुद को या तो बहुत दोषी महसूस करते हैं या अपने अच्छे गुणों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति से एक छोटी सी गलती हो जाए, जैसे किसी मीटिंग में कुछ कहना भूल जाए, तो वह सोचता है मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबको लगा होगा मैं निकम्मा हूँ। वहीं दूसरी ओर अगर उसी व्यक्ति ने किसी काम को समय से पहले और बेहतरीन तरीके से किया है तो वह सोचता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर सकता है। यानी गलती छोटी हो तो उसे बड़ा मान लेते हैं और कामयाबी बड़ी हो तो उसे छोटा समझ लेते हैं। इस तरह की सोच हमें लगातार अपराध बोध, शर्मिंदगी और आत्मसंदेह की ओर ले जाती है। हम दूसरों के सामने खुद को कमतर महसूस करते हैं और यह सोच धीरे धीरे हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती है। हम यह भूल ही जाते हैं कि इंसान ही तो गलतियां करता है, लेकिन अपनी अच्छाइयों को नज़रअंदाज करना भी उतना ही गलत है। इस सोच से बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों को एक सीख के रूप में देखें, न कि किसी भारी बोझ के रूप में। साथ ही अपनी अच्छाइयों और उपलब्धियों को भी उतनी ही गंभीरता से स्वीकार करें। जब हम खुद को संतुलित दृष्टिकोण से देखेंगे, न ज़रूरत से ज़्यादा सख्त न ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाह,
तभी हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी पाएंगे। इमोशनल रीजनिंग यानी कि अपनी भावनाओं को ही सच्चाई मान लेना। अगर हमें कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो हम सोचने लगते हैं कि जरूर कुछ बुरा हुआ है या होने वाला है। इस सोच में हम अपने भावनात्मक अनुभवों को ही हकीकत का पैमाना बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति खुद को निकम्मा महसूस करता है तो वह ये मान लेता है कि वह सच में निकम्मा है, भले ही उसने बहुत मेहनत की हो। या अगर किसी दिन उदासी महसूस हो रही है तो यह सोचने लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत चल रहा है, जबकि यह केवल एक भावनात्मक स्थिति है जो थकान, चिंता या किसी पुराने अनुभव की वजह से हो सकती है। यह सोच बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि इसमें हम अपने विचारों और निर्णयों को तर्क या सच्चाई पर नहीं, केवल अपने मूड पर आधारित करते हैं। इससे हम छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं, अपनी क्षमताओं पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझे डर लग रहा है तो ज़रूर गलत हुआ होगा या कुछ गलत होने वाला है। मैं निराश महसूस कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें लेकिन उन्हें ही सच्चाई न माने। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या मेरे महसूस करने का कारण सच में बाहर की कोई स्थिति है या केवल मेरा मन है जो ऐसा सोच रहा है। जब हम भावनाओं और हकीकत में फर्क करना सीख जाते हैं तब हम ज्यादा संतुलित, समझदार और शांतिपूर्ण तरीके से सोचने और जीने लगते हैं। शुड स्टेटमेंट्स का मतलब है चाहिए वाले कथन। वे सोच होती हैं जहां हम खुद या दूसरों के लिए यह तय कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, कैसा व्यवहार होना चाहिए था, और जब वैसा नहीं होता तो हम खुद से या दूसरों से नाराज हो जाते हैं। यह सोच हमें अपराध बोध, शर्म और गुस्से की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने समय पर कोई काम पूरा नहीं किया तो वह सोचता है मुझे समय पर करना चाहिए था, मैं कितना लापरवाह हूँ। या फिर अगर कोई दोस्त हमारी मदद नहीं कर पाया तो हम सोचते हैं उसे मेरी मदद करनी चाहिए थी, उसने गलत किया। इस तरह के विचार हमारे मन में निराशा, नाराजगी और तनाव पैदा करते हैं। समस्या तब होती है जब यह चाहिए एक कठोर नियम बन जाते हैं जो अगर पूरे नहीं हुए तो हम खुद को या दूसरों को दोषी मानते हैं। हम अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालते हैं कि हमें हमेशा अच्छा, परफेक्ट, हमेशा सही होना चाहिए। जब जरा भी चूक होती है तो खुद को नाकाम, असफल या बेकार समझने लगते हैं। इसी तरह जब हम दूसरों के लिए यह चाहिए सोचते हैं ना, तो रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। हम सोचते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था या उसे मेरी बात समझनी चाहिए थी, जबकि सामने वाला व्यक्ति भी तो अपनी सोच और सीमाओं के साथ ही जी रहा होता है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम चाहिए शब्द की जगह अच्छा होता अगर जैसे नरम और समझदार तरीके अपनाएं, जैसे मुझे समय पर काम करना अच्छा लगता, अगली बार कोशिश करूँगा। इससे आत्मदोष कम होता है और हम खुद को सुधरने का मौका भी देते हैं। जब हम खुद और दूसरों से ज़्यादा मानवीय और सहानुभूति भरे तरीके से सोचते हैं तब जिंदगी ज़्यादा हल्की और संतुलित लगने लगती है। लेबलिंग और मिसलेबलिंग। लेबलिंग या लेबल लगाने का मतलब होता है हम किसी व्यक्ति या स्थिति को एक ऐसे शब्द में पूरी तरह परिभाषित कर देते हैं जो उनके पूरे व्यक्तित्व या परिस्थिति को सीमित कर देता है। जब हम खुद को या दूसरों को एक शब्द से परिभाषित करते हैं तो हम उस शब्द को पूरी सच्चाई मानने लगते हैं, जबकि असल में लोग और परिस्थितियां बहुत जटिल और बदलने वाली होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने गलती की हो तो वह खुद को बेवकूफ़ मानने लगता है, जैसे मैं हमेशा गलत करता हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। या अगर किसी ने किसी काम में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो हम सोचने लगते हैं वह तो निकम्मा है, कुछ कर नहीं सकता। इस तरह से हम व्यक्ति को पूरी तरह एक शब्द में सीमित कर देते हैं। यह हमारी
सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है और हम अपने या दूसरों के बारे में बेहद कठोर निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। जब हम किसी को या खुद को ऐसे कठोर शब्दों से लेबल करते हैं तो हम खुद को या दूसरों को सुधारने का मौका भी तो नहीं देते। यह सोच हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि अगर एक व्यक्ति ने एक बार गलती की हो तो वह हमेशा वैसा ही रहेगा, जबकि हर व्यक्ति के पास सुधारने और बदलने की क्षमता होती है। इसी तरह अगर हम खुद को नकारात्मक या अयोग्य मान लें तो हम अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं और अपनी किसी भी उपलब्धि को नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में हमें यह समझना चाहिए कि गलती करना या असफल होना हमारी पहचान नहीं है, बल्कि यह केवल एक अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं। केवल लेबल लगाने की बजाय हमें स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। खुद या दूसरों को केवल एक घटना या गलती के आधार पर परिभाषित नहीं करना चाहिए। जब हम खुद को और दूसरों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और सहायक दृष्टिकोण से जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन यानी हर नकारात्मक घटना को अपने साथ जोड़ना एक ऐसी सोच है जिसमें हम यह मान लेते हैं कि किसी भी बुरी घटना के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका कारण हमारी गलती ही है, चाहे वह परिस्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो। इस तरह की सोच हमें आत्मदोष, तनाव और नकारात्मकता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मीटिंग में कुछ नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे तो हम सोचने लगते हैं कि मैंने ही ठीक से तैयारी नहीं की या मेरे कारण ही यह सब हुआ है। इसी तरह अगर कोई दोस्त हमसे बात नहीं करता या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम यह मान लेते हैं शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, जबकि असल में वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से परेशान हो सकता है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को समस्याओं को केवल अपनी कमियों और गलतियों से जोड़ने लगते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि कभी कभी चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं या दूसरे लोग भी अपनी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप हम हमेशा खुद को दोषी मानकर आत्मसंदेह और अपराध बोध का शिकार होते रहते हैं। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे केवल हमारी गलती नहीं हो सकती। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी सोच और प्रयासों के बावजूद घटित होती हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान को भी तो बना के रखना चाहिए। जब हम खुद को हर नकारात्मक घटना से जोड़ने की बजाय वस्तु स्थिति को तर्कपूर्ण तरीके से देखें तो हम ज्यादा शांति और आत्मविश्वास महसूस करेंगे। कैटास्ट्रोफाइजिंग यानी विपत्ति की कल्पना करना एक ऐसी सोच है जिसमें हम किसी भी घटना या स्थिति को सबसे बुरी तरह से सोचने लगते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जो भी बुरा हो सकता है वह बिल्कुल उसी तरीके से होगा और उसके परिणाम भी अत्यंत गंभीर होंगे। यह मानसिकता हमें मानसिक तनाव, चिंता और डर में डाल देती है, क्योंकि हम न केवल वर्तमान स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं बल्कि हम भविष्य के बारे में भी नकारात्मक और अतिवादी सोच अपनाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को काम में कोई छोटी सी गलती हो जाती है। इस स्थिति को वह इस तरह से सोचने लगता है, अगर मैंने ये गलती की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जबकि असल में वह गलती इतनी बड़ी होती नहीं है और ना ही उसके परिणाम इतने गंभीर होते हैं, लेकिन वह अपने डर को इतना बढ़ा चढ़ाकर सोचता है कि उसे भविष्य में केवल नकारात्मक परिणाम ही नजर आते हैं। इस सोच का असर यह होता है कि हम छोटी छोटी घटनाओं को बहुत बड़ा और भयानक बना देते हैं, जिससे हमारी चिंता और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। हम यह मानने लगते हैं कि हर स्थिति में केवल सबसे बुरा ही होगा और इस कारण हम खुद को मानसिक रूप से पहले ही हार मान लेते हैं। इससे हमारी सोच नकारात्मक होती है और हम किसी भी नए मौके को उठाने से डरते हैं। इससे बाहर आने के लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सभी घटनाएं और परिणाम हमेशा हमारी सोच से बड़े नहीं होते। हमें अपनी सोच को संतुलित और वास्तविक बनाए रखना चाहिए। अगर किसी स्थिति में समस्या उत्पन्न होती है तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या यह समस्या वाकई इतनी गंभीर है या क्या हम इसे किसी और तरीके से हल कर सकते हैं। जब हम अपनी सोच को तर्कपूर्ण बनाते हैं तो हम विपत्ति की कल्पना करने की बजाय समस्या का समाधान ढूंढ पाते हैं। विक्टिम मेंटलिटी यानी पीड़ित मानसिकता एक ऐसी सोच होती है
जिसमें हम खुद को हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण और असहाय मानते हैं। इस मानसिकता में हम यह मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी की सभी समस्याएं और चुनौतियां दूसरों के कारण हैं और हम किसी भी हालात में बदलने में सक्षम नहीं हैं। हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी बुरा हो रहा है वह केवल दूसरों की वजह से हो रहा है, न कि हमारी अपनी कोई गलती या योगदान। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को किसी काम में विफलता मिलती है ना, तो वह सोचने लगता है कि मेरी गलती थोड़ी थी, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, या दूसरे लोग मेरी मदद ही नहीं करते, इसीलिए मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। वह अपनी असफलताओं और कठिनाइयों का ठीकरा पूरी तरह दूसरों पर फोड़ता है और खुद को हमेशा एक पीड़ित के रूप में देखता है। इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम खुद को सुधारने या अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास ही नहीं करते। हम हमेशा यही मानते रहते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ से बाहर है और इसीलिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। यह सोच हमें निराशा और आत्मसंवेदनाहीनता की ओर ले जाती है, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने की बजाय दूसरों को दोष देते रहते हैं। पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार होते हैं। हमारे अपने दृष्टिकोण और हालात को सुधारने की शक्ति हमारे पास होती है। हमारी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की बजाय हमें अपनी भूमिका और सुधार के अवसरों को पहचानना चाहिए। जब हम अपनी स्थिति पर नियंत्रण लेना शुरू करते हैं और समस्याओं का समाधान खुद तलाशते हैं, तब हम पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। परफेक्शनिज्म, यानी जिसमें हम हर चीज़ को बिल्कुल सही परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस सोच में हम हमेशा यह चाहते हैं कि सब कुछ बिना किसी गलती के हो, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या कोई और गतिविधि। लेकिन इस चाहत का परिणाम यह होता है कि हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देते हैं, क्योंकि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हम हमेशा खुद पर अत्यधिक दबाव डालते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रोजेक्ट सौंपा जाता है तो वह हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देता है ताकि सब कुछ बिल्कुल सही हो। वह बार बार उसी काम को चेक करता रहता है और कभी भी उसे पूरा नहीं समझता। इसी बीच वह अपनी अन्य जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज भी कर रहा होता है और खुद को तनाव और थकावट में डाल रहा होता है, क्योंकि उसे हमेशा यह डर होता है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई तो वह सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पूर्णता की चाह से हमारे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम अपनी कोशिशों के बावजूद कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते और हमारी आत्मा आलोचना की आवाज़ लगातार हमें परेशान करती रहती है। यह सोच हमें यह मानने पर मजबूर कर देती है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गलत हुआ तो वह पूरी कोशिश की असफलता होगी। इसका परिणाम यह होता है कि हम कभी भी सफलता का पूरा आनंद ही नहीं ले पाते और निरंतर खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि हम पूर्णता के बजाय उत्तमता की ओर सोचें। इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी मेहनत और बेहतर प्रयासों के साथ किसी काम को करें, लेकिन यह स्वीकार करें कि हर काम में छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि गलती करना और असफल होना हमारी यात्रा का हिस्सा है और यही हमें सीखने का मौका देता है। जब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे फिर भी किसी काम को परफेक्ट न माने तो हम खुद को अधिक आराम और संतुष्टि तो दे पाएंगे। पीपल प्लीजिंग, यानी लोगों को खुश करने की आदत, एक ऐसी सोच होती है जिसमें हम हर किसी की इच्छाओं, उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को नज़रअंदाज करना पड़े। हम हमेशा दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी खुशियों और मानसिक शांति को नज़रअंदाज कर देते हैं। इस मानसिकता में हम यह मानने लगते हैं कि हमें हर समय दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वे हमसे संतुष्ट और खुश रह सकें। उदाहरण के लिए अगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है और हम खुद थके हुए हैं या हमें आराम की आवश्यकता है, तो हम फिर भी अपनी थकान को नज़रअंदाज करके दूसरों की मदद करने लगते हैं, या फिर हम अपने विचारों और इच्छाओं को दबाकर केवल दूसरों की खुशी के लिए काम करते रहते हैं, जैसे कि परिवार, दोस्त या सहकर्मी। हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो वे हमें पसंद करेंगे और हमें स्वीकार करेंगे। इस आदत का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपनी खुद की पहचान खोने लगते हैं। हम हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं और अपनी असल इच्छाओं और ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं। इससे हम मानसिक थकान और तनाव
और आत्मसम्मान की कमी का सामना करते हैं, क्योंकि हम कभी भी खुद के लिए समय नहीं निकालते। इससे बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशी और शांति को छोड़ देना सही नहीं है। हमें यह सीखना चाहिए खुद की ज़रूरतों और सीमाओं का सम्मान करें और कभी कभी ना कहना भी सीखें। ये भी ज़रूरी होता है। लोगों को खुश करने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि असल में खुशी और संतुष्टि अंदर से आती है। हमें खुद से प्यार और सम्मान करना चाहिए। जब हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अधिक सहायक और सशक्त बन सकते हैं। कंपैरिजन ट्रैप यानी तुलना का जाल एक ऐसी मानसिकता जो दूसरों से लगातार तुलना करते रहते हैं और इस तुलना के आधार पर अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर दूसरे लोग किसी क्षेत्र में बेहतर हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी भी क्षेत्र में उनसे कम हैं। यह सोच हमें निरंतर खुद से असंतुष्ट, आत्मसंदेह और आत्मनिंदा की स्थिति में डाल देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को करियर में सफलता मिल रही है तो हम उससे खुद को तुलना करने लगते हैं। तो हम सोचने लगते हैं कि वह मुझसे कहीं बेहतर है, मैंने अभी तक कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। या फिर अगर सोशल मीडिया पर किसी का जीवन बहुत शानदार दिखता है तो हम अपने जीवन की साधारणता से निराश हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और उसकी सफलता की परिभाषा भी अलग हो सकती है। यह मानसिकता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमें भी वही चीज़ें चाहिए जो दूसरों के पास हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी असल उपलब्धियों और योग्यताओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा दूसरों से ही खुद को मापते हैं। यह सोच हमारे आत्मसम्मान को कम कर देती है और हमें मानसिक दबाव में डाल देती है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन और सफलता का रास्ता अलग होता है। हमें अपनी खुद की उपलब्धियों और विकास पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करने पर। जब हम खुद के साथ ईमानदार रहते हुए अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करते हैं तो हम अपने जीवन में संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं। कन्फर्मेशन वॉइस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह एक मानसिक प्रवृत्ति होती है जिसमें हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं या उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों, विचारों या धारणाओं को सही साबित करती हो। इसका मतलब यह है कि हम किसी मुद्दे पर जो पहले से सोचते हैं उस पर हमें वही जानकारी मिलती है जो हमारी सोच को समर्थन देती है और हम बाकी जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे विश्वासों के खिलाफ हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति का मानना है कि सभी डॉक्टरों का इलाज महंगा होता है तो वह सिर्फ उन उदाहरणों पर ध्यान देगा जहां डॉक्टरों का इलाज महंगा होता है और बाकी को नज़रअंदाज करेगा जिसमें इलाज सस्ता था। इसी तरह अगर किसी को किसी खास विचारधारा पर विश्वास है तो वह केवल वही समाचार और जानकारी पढ़ेगा जो उस विचारधारा के समर्थन में हो, जबकि दूसरी राय या तथ्य उसे नज़रअंदाज कर देगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपने दृष्टिकोण को एक तरफा और संकीर्ण बना लेते हैं। हम कभी भी किसी स्थिति या विचार को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, क्योंकि हम सिर्फ वही जानकारी देखते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को सही साबित करती हो। इससे हमारी सोच में लचीलापन और खुलापन खत्म हो जाता है और हम नए विचारों और विचारधाराओं को स्वीकार करने से कतराने लगते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को थोड़ा और खुला और तर्कसंगत बनाएं। हमें अपनी मान्यताओं और विश्वासों को चुनौती देने की कोशिश करनी चाहिए और उन तथ्यों को भी समझना चाहिए जो हमारे विश्वासों के खिलाफ होते हैं। जब हम अपनी सोच को व्यापक और निष्पक्ष बनाएंगे तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे और अपनी समझ को अधिक सटीक और संतुलित बना पाएंगे। कंट्रोल फैलेसी यानी नियंत्रण भ्रम एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें हम यह मानते हैं कि या तो हम अपने जीवन और घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं या फिर यह मानते हैं कि हम पर कुछ भी नियंत्रण नहीं है। दोनों ही स्थितियां गलत हैं, क्योंकि असल में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होती हैं। इस भ्रम में फंसी हुई सोच हमें तनाव, चिंता और असंतोष की स्थिति में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने पूरी मेहनत की तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वह यह मानता है कि सब कुछ अपने हाथ में रख सकता है और हर परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास
कुछ भी करने का विकल्प नहीं है, सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो वह अपने जीवन में किसी भी बदलाव की उम्मीद खो देता है और खुद को असहाय महसूस करता है। दोनों ही सोच न केवल गलत हैं बल्कि यह हमारी मानसिक शांति को भी छीन सकती हैं। इस भ्रम का सबसे बड़ा असर यह होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और नियंत्रण के दायरे को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते। अगर हम यह मानते हैं कि सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं तो हम खुद को अत्यधिक दबाव में डाल सकते हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदल सकते तो हम जीवन के प्रति निराश हो सकते हैं और कोई प्रयास नहीं करते। इससे बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मेहनत, विचार और प्रतिक्रिया, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर भी होती हैं, जैसे दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाएं या बाहरी परिस्थितियां। जब हम यह समझते हैं कि हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार कर अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगानी चाहिए, तो हम जीवन में अधिक संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। फैलेसी ऑफ फेयरनेस यानी न्याय भ्रम एक ऐसी मानसिकता होती है जिसमें हम यह मानते हैं कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी। हम सोचते हैं कि अगर हम सही और ईमानदारी से काम करेंगे तो सभी को हमारे साथ न्याय करना चाहिए, लेकिन असल में जीवन हमेशा इस तरह से निष्पक्ष नहीं होता। कभी कभी हमें परिस्थितियां और लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें अनजाने में या जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। हम इसे अपनी असफलता या दुनिया के साथ अन्याय के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने कड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी प्रमोशन नहीं मिला, जबकि दूसरे ने कम मेहनत की और उसे प्रमोशन मिल गया, तो वह सोचने लगता है कि यह तो बहुत अन्याय है, मैंने मेहनत की फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। इस तरह की सोच ये मानती है कि दुनिया हर समय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगी, लेकिन असल में कई बार चीजें हमारे इरादों और मेहनत के बावजूद नहीं होती। इस भ्रम का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम अपनी उम्मीदों के टूटने पर बहुत निराश और हताश हो जाते हैं। हम जीवन की असमानताओं और कठिनाई को स्वीकार नहीं कर पाते और यह मानने लगते हैं कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह गलत है या गलत तरीके से हुआ है। इसके कारण हमारी मानसिक शांति पर असर पड़ता है और हम लगातार दूसरों या परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए यह ज़रूरी है कि हम यह समझें कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष नहीं होती और हमें कभी कभी जीवन की असमानताओं को स्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी को छोड़ दें, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जब हम इस सोच को स्वीकार करते हैं तो हम अधिक संतुलित, मानसिक रूप से मजबूत और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम होते हैं। ब्लेमिंग यानी दोषारोपण एक ऐसी मानसिकता होती है जिसमें हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों का जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी भूमिका या अपनी स्थिति को समझें। जब हम किसी और को अपनी समस्याओं के लिए दोषी मानते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार करने का मौका खो देते हैं, जबकि हम केवल दूसरों पर आरोप लगाते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को काम में विफलता मिलती है तो वह सोच सकता है कि मेरे सहकर्मी ने मेरी मदद नहीं की या मेरे बॉस ने सही दिशा में मार्गदर्शन नहीं किया। इसी तरह अगर कोई अपनी सेहत के बारे में चिंता करता है तो वह ये सोच सकता है कि मेरे दोस्तों ने मुझे गलत खाने की आदतें दी या मुझे पहले पता होता तो मैं बदल सकता था। इस तरह की सोच में हम खुद को दोषी नहीं मानते और अपनी असफलताओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हम खुद को अपनी समस्याओं से बाहर निकालने का मौका नहीं देते। जब हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं तो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख पाते और अपनी परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास भी नहीं करते। यह सोच हमें अपने जीवन के नियंत्रण से बाहर कर देती है और हम केवल बाहरी परिस्थितियों को ही दोष देने लगते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हम खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। कभी कभी हमारी समस्याओं का कारण हम खुद होते हैं और हमें अपनी भूमिका को पहचानने की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने मानसिक जालों को तोड़ने के लिए और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए? अगर हाँ, तो इस यात्रा को और भी प्रभावी बनाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे इस पॉडकास्ट को शेयर करें ताकि वे भी अपनी मानसिक जालों से मुक्त हो सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें